स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट दोस्तों, सभी भाइयों बहनों, हम लोग यहाँ पर प्रतियोगिता दर्पण को कवर कर रहे थे और प्रतियोगिता दर्पण को कवर करते हुए हम लोग काफ़ी इसके अंदर तक पहुँच चुके थे। ये सब जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है ये भी समझ ली थी और जो 4 सदस्य जो राज्यसभा में मनोनीत किए गए उनके बारे में भी समझ लिया था और क्या प्रोसेस होती है और किस प्रोसेस के तहत कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और कितने अभी हो चुके हैं और कितने शेष बचे, यानी कि 9 हो चुके हैं, अभी भी शेष 3 बचे हुए हैं। 5 तो पुराने चलते आ रहे थे, 4 अभी नए हुए हैं और अभी 3 और रह गए हैं। तो ये सभी न्यूज़ कवर कर ली थी। इनकी शादी की भी जो मुख्यमंत्री थी उनकी भी कवर हो गई थी। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को समझना है, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोग समझते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को समझने के लिए हम लोग क्या क्या इनमें घटनाक्रम को समझेंगे, इसको समझ ले। सबसे पहले हम लोग भारत और पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची का आदान प्रदान को समझेंगे। क्या ये घटना थी इस सितंबर के महीने में। श्रीलंका में जो भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट गहराया था उसके बारे में भी हम लोग कुछ बातें करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का जो त्यागपत्र है उसको लेके भी बात करेंगे। मंकी पॉक्स के तीव्र प्रसार को देखते हुए भी बात करेंगे, क्योंकि इस बुक में दिया गया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जो गोली मारकर हत्या कर दी उसके के बारे में भी जानकारी करेंगे। और जो 19वें एशियन खेल 23 सितंबर 8 अक्टूबर 2023 को होना है, 23 सितंबर से, उसके बारे में भी जानकारी करेंगे। अमिताभ कांत G20 जी शिखर सम्मेलन है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, इस किताब में आया है इस बार के सेशन में। I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। मानवीय सहायता के बारे में भी पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना के बारे में भी देखेंगे। भारत चीन के बीच कोरंडम स्तर की जो वार्ता थी 16वें दौर की, उसको भी समझेंगे। तो इतना सब पढ़ने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत एवं पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची के आदान प्रदान से। तो किताब में यहाँ पर इस न्यूज़ को पढ़ते हैं जो न्यूज़ बताई गई है। इस न्यूज़ में भारत व पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची का आदान प्रदान के बारे में बताया गया है। आपको बता दें ये जो प्रतियोगिता दर्पण है इसका ये पार्ट 3 है। 2 पार्ट में हम लोग आधी किताब कुछ पन्ने इसके कवर कर चुके हैं और भी आगे हम लोग पार्ट बाय पार्ट में कवर कर रहे हैं। और जो अगले मंथ में जो किताब आएगी ना इसकी जो अक्टूबर मंथ की, तो उसके आने से पहले इसको पूरी तरीके से हमको ख़त्म करना है हम लोगों को, क्योंकि यूपीएससी, सिविल सर्विस, पीसीएस, स्टेट एग्ज़ाम जितने भी होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक होती है। तो इस न्यूज़ को पढ़ते हैं। क्या है, टुकड़ों में ही चीज़ें पढ़ने से आसान होती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची का आदान प्रदान देखें, कब की बात है, 31 मई 2018 को एक द्विपक्षीय समझौता हुआ था जिसके तहत भारत और पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में एक दूसरे के नागरिकों, कैदियों, मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया था। ये बात आपको समझ में आई। 1 जुलाई 2022 को ऐसा किया था और राजनयिक चैनलों के माध्यम से ऐसी सूचियों का यह आदान प्रदान प्रति वर्ष में 2 बार 1 जनवरी व 1 जुलाई को किया जाता है। ये बात समझ में आई है कि ये आदान प्रदान है हर एक वर्ष 2 बार किया जाता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई, 6 महीने के अंतराल पे। 1 जुलाई 2022 को भारत को पाकिस्तान द्वारा सौंपी गई सूची के अनुसार, जो सूची है उसके अनुसार इस समय 682 भारतीय जो पाकिस्तानी जेलों में निरुद्ध हैं। इनमें मतलब 682 जो अपने भारतीय नागरिक हैं पाकिस्तान के पास हैं, इनमें से वो क्या बता रहे हैं कि 633 मछुआरे हैं एवं 49 अन्य नागरिक पाकिस्तान अपनी जेल में बंद किए हुए हैं। भारतीय जेलों में निरुद्ध पाकिस्तानी कैदियों की संख्या 404 है। मतलब जैसे पाकिस्तान में भारत के 682 हैं, इसी प्रकार से भारत में पाकिस्तान के कितने हैं, 404 हैं। उपलब्ध सूची कराई गई है। इनमें उन्होंने बताया कि 404 में से 95 मछुआरे हैं और 309 अन्य नागरिक हैं जो पाकिस्तान के हैं।
पिछले वर्ष 1 जनवरी 2022 को पाकिस्तान द्वारा सौंपी गई सूची के अनुसार उस समय 628 भारतीय नागरिक पाकिस्तान की जेल में निरुद्ध थे, जिनमें से 577 मछुआरे थे व 51 अन्य नागरिक थे। तो पाकिस्तान की भारतीय नागरिकों जो है संख्या वो पिछले बार से ज़्यादा हुई है और मछुआरों को पाकिस्तान ज़्यादा पकड़ लेता है। इस पिछले की तुलना में इस बार मछुआरे ज़्यादा पकड़े गए हैं। भारत द्वारा 1 जनवरी 2022 को पाकिस्तान को जो सूची सौंपी गई थी उसके अनुसार जो भारतीय जेलों में पाकिस्तान के जो निरुद्ध पाकिस्तानी हैं उनकी संख्या कितनी है थी 365 थी, जिसमें से 73 मछुआरे थे और 292 अन्य नागरिक थे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे और क्या कवर किया गया है इसमें, भारत सरकार ने पाकिस्तान से असैन्य कैदियों का लापता भारतीय रक्षा कर्मियों मछुआरों को उनकी नौकाओं के साथ जल्द ही रिहा करने का आह्वान किया है। इसके साथ ही मछुआरे सहित 57 पाकिस्तान कैदियों को राष्ट्रीयता की पुष्टि के लिए आवश्यक कार्यवाही में तेजी लाने का भी आग्रह पाकिस्तान से किया है, जिनकी स्वदेशी वापसी पाकिस्तान द्वारा राष्ट्रीयता की पुष्टि के अभाव में लंबित है। तो बात समझ गए ना, भारत ने आह्वान किया है कि आप अपने लो, हमारे हमको वापस करो, तो भारत ने किया है। आगे क्या बताया गया है बुक में, बताया गया है कि जो कैदियों की सूचियों के आदान प्रदान के अतिरिक्त अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का भी आदान प्रदान भी दोनों देशों के द्वारा प्रति वर्ष 1 जनवरी को किया जाता है। ऐसे आदान प्रदान के लिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौता 31 दिसंबर 1998 को हुआ था। तो बात समझ गए ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक द्विपक्षीय समझौता हुआ था, जो कि कब हुआ था 31 दिसंबर 1998, जिसके द्वारा ये डिसाइड हुआ था कि वह कैदियों की सूचना के अतिरिक्त जो परमाणु प्रतिष्ठान हो उनका भी क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। तो ये बात कवर होगी भारत और पाकिस्तान के बीच की। अब यहाँ पर हमारे दूसरे पॉइंट में जो हेडिंग थी सेकंड नंबर की, वो क्या थी कि श्रीलंका में भीषण आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर क्या कर दिए हैं, भाग गए हैं। रानिल विक्रमसिंघे नए राष्ट्रपति बन गए हैं, कहाँ के, श्रीलंका के। इसको कवर करते हैं। बुक में बताया है अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाले हुए रानिल विक्रमसिंघे को नया राष्ट्रपति बनाया गया है। 20 जुलाई 2022 को चुना गया है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। अब ध्यान रखना, ये पेपर में पूछ सकते हैं, है ना। 6 बार प्रधानमंत्री रहे विक्रमसिंघे को यह चुनाव संसद सदस्यों द्वारा किया गया और सामान्य व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा वहाँ किया जाता है, किंतु खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, डीजल व दवाएं आदि की उपलब्धता से गुस्साए लोगों के व्यापक प्रदर्शन, यहाँ तक कि राष्ट्रीय भवन पर गुस्साई भीड़ के द्वारा कब्जा कर लिए जाने के पश्चात राष्ट्रपति गोटबाया को 13 जुलाई 2022 को सेना के जेट से देश छोड़कर भाग गए थे। बात समझ गए ना। तो इतना कोई ज़्यादा अपन को इसमें कोई नहीं है पढ़ने वाली, बस याद रखना है कि नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, ठीक है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे आते हैं तो कई बार इनको देखना पड़ता है बड़े एग्ज़ामों में। देखें 13 जुलाई 2022 को ये जो है ना ये जेट में देश छोड़कर भाग गए थे, उसके पश्चात विक्रमसिंघे जिन्हें महिंद्रा राजपक्षे के त्याग पत्र के पश्चात 9 मई 2022 को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य को संभाला है। ऐसे में नए राष्ट्रपति का चुनाव संसद में ही कराया गया। यूनाइटेड नेशनल पार्टी के रानिल विक्रमसिंघे के अतिरिक्त श्रीलंका में पोंडाजुना पेरुजुना यानी कि SLPP के जो नेता हैं दुल्लास अल्हा पेरूपा व जनता विमुक्ति पेरुनूपा के जो हैं कितने सदस्य 225 संसदीय सदस्य में रानिल विक्रमसिंघे को कितने मत प्राप्त हुए, 134 मत प्राप्त हुए। तो ये है इनकी फोटो, आप देख सकते हैं। और नए जो राष्ट्रपति शपथ ले रहे यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो ये वाली न्यूज़ कवर हो गई होगी। हम लोग अब इसमें आगे देख रहे हैं, ये वही है
शपथ के बारे में इन्होंने बताया है। अब हम इस न्यूज़ को कवर करते हैं। यहाँ पे न्यूज़ क्या है, यहाँ पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का त्यागपत्र। तो भारतीय मूल के जो ऋषि सुनक हैं, लिज ट्रस में से कोई नए होंगे प्रधानमंत्री, ये बात चल रही थी इस किताब में, अभी क्लियर नहीं हुई। तो देखें, ब्रिटेन के जो कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री थे जिनका नाम क्या था, बोरिस जॉनसन, इन्होंने जुलाई 2019 के संसदीय चुनावों के पश्चात 5 वर्ष यहाँ की सत्ता को क्या हुआ, संभाला। इस पद पर इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा तो नहीं कर सके तो जून 2020 में पार्टी गेट विवाद के कारण अपने एक सहयोगी क्रिस पिंचर के हाल ही में कुछ सेक्स स्कैंडल व अन्य विवादों के चलते उन्हें अपनी पार्टी से संयोगों के विरुद्ध बगावत हुई और जुलाई 2022 के पहले सप्ताह में ही उनकी कैबिनेट के मंत्री और संसदीय सचिव व विदेशों में नियुक्त सरकार के द्वारा त्यागपत्र की मांग की गई और इस वजह से इन्होंने हटाया। तो इनके कुछ आचरण गलत हो गए थे, इस वजह से इनको हटाया गया है। ठीक है, तो ये पार्टी की हो गई कवर बात इनकी। अब यही बात चल रही है कि अब यहाँ के प्रधानमंत्री कौन हो सकते हैं। ये प्रबल उम्मीदवार हैं ऋषि सुनक और लिंज ट्रस्ट, तो ये प्रबल दावेदार हैं। अब देखते हैं क्या होगी। यहाँ पर एक और न्यूज़ आई है किताब में, प्रतियोगिता दर्पण में, इस बार के अंक में। मंकी पॉक्स के तीव्र प्रसार को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। तो इसको ध्यान रखना आप लोग। देखें, जीका वायरस, एबोला वायरस, कोरोना वायरस के पश्चात अब कौन सा वायरस की बात आई थी, मंकी पॉक्स की। तो विश्व भर में एक बड़ा खतरा सामने आया और वायरस के मध्य में कहाँ की बात हो रही, पश्चिम अफ्रीका के कई भागों में वर्षों में देखा जा रहा है, किंतु हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के बाहर भी इसे तेजी से प्रसार होते हुए देखा जा रहा है। तो इस हालत पर WHO, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उन्होंने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी को घोषित कर दिया है। 23 जुलाई 2022 को यह घोषणा की थी और इस सिलसिले में जो जेनेवा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में WHO के महानिर्देशक कौन है, टेड्रोस जी हैं, इन्होंने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मंकी पॉक्स वायरस के बारे में ही बताई गई है संस्करण में। जो यहाँ पर एक न्यूज़ आई है जो कि आपने कई बार सुनी होगी, जापान के जो प्रधानमंत्री थे और शिंजो आबे, इनकी गोली मारकर क्या कर दी गई है, हत्या। आप इनकी यहाँ पर फोटो को देख सकते हैं। तो इनकी गोली मारकर 8 जुलाई 2022 को जापान की कौन सी शहर, नारा शहर में गोली मारकर हत्या कर दी। ये एक संबोधन चल रहा था रैली में, उस संबोधन के दौरान कुछ हमलावरों ने मौका देखकर ही उनकी गोली मार के हत्या कर दी है। इनकी जो उम्र थी वो कितने वर्ष थी, 41 वर्ष की ही थी। और इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया कि जो शिंजो आबे की अचानक हत्या हुई। देखें, एक बात हम आपको बता दें, आप अच्छा रिस्पांस दीजिएगा, हम इसकी PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, बट कुछ अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए आप लोगों की साइड से। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा, तो हम इसकी PDF भी डाल दिया करेंगे, तो आप इसकी PDF को भी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बात क्या करेगी, शिंजो आबे की जो अचानक से हत्या हुई उससे देश विदेश में शोक की लहर हो गई और सरकार में ना होने के बावजूद भी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रभावशाली नेता के कारण कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होते हुए भी उनकी क्या हो गई, हत्या हो गई। सितंबर 2006 से सितंबर 2007 के दौरान तथा दिसंबर 2012 से सितंबर 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री ये रहे थे। तो इसमें सभी लोगों ने काफ़ी शोक प्रकट किया था, भारत के भी प्रधानमंत्री ने भी बताया था। तो यहाँ ये न्यूज़ कवर हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर कौन सी है, एशियाई खेलों से लेके एक न्यूज़ दी गई है। 19वीं एशियाई खेल जो हैं वो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 को होंगे। तो क्या न्यूज़ है, तो 18वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में मेज़बानी हुई थी। कब हुआ था, 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 को हुआ था। और 19वीं खेलों का जो आयोजन है वो
चीन हांगकांग में मूलतः प्रस्तावित था, लेकिन वहाँ पे कैंसिल होके अब कोरोना की जो हुई थी ना, इस वजह से उसको स्थगित कर दिया था। फिर इसके बाद 6 मई 2022 को इसको फिर से करने की कोशिश की थी, लेकिन अब फिर क्या हुआ, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच यह घोषणा हुई कि अब ओलंपिक ये होगा। चीनी ओलंपिक समिति ने इसकी घोषणा की थी। कहाँ पर होगा, हांगझू में होगा। तो हो गई इसकी बात। यहाँ पर एक और न्यूज़ है जिसमें किसके बारे में, अमिताभ कांत G20 के आगामी शिखर सम्मेलन हेतु भारत के पूर्णकालिक शेरपा हैं। तो नवंबर 2022 में G20 के 22वें शिखर सम्मेलन के पश्चात इस समूह का 23वां शिखर सम्मेलन 2023 में जो होना है वो भारत में संपन्न होगा, है ना। और G20 जो है ना, ये सम्मेलन हाल ही में दशकों में भारत की मेज़बानी में होने वाला सबसे बड़ा आयोजन होगा, जिसमें विश्व के 20 प्रमुख देश के राष्ट्र प्रमुखों के साथ विदेश मंत्रियों, वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंकों के गवर्नर आदि प्रमुख हस्तियां भाग लेंगी। ठीक है। और G20 की जो अध्यक्षता है वो इस बार किसके पास रहेगी, भारत के पास ही रहेगी। दूसरे देश भी इसके जो शारपा होंगे उनके साथ भागीदार रहेंगे और इसके बीच में जो सम्मेलन में चर्चाएं होगी। तो यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर ब्लैक कलर से दर्शाया है। G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में व्यापक और विस्तृत कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने नीति आयोग के पूर्व CEO, किसकी बात कर रहे हैं, नीति आयोग के पूर्व CEO श्री अमिताभ कांत जी को G20 संगठन के लिए भारत का पूर्णकालिक शेरपा जुलाई 2022 में नियुक्त किया है। बात समझ गए आप इसकी। अब आगे इसी के बारे में कुछ चर्चाएं बताई गई हैं, देख लीजिएगा। इसमें भारत को मिली थी। यहाँ पे एक और न्यूज़ है छोटी सी। I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन जो वर्चुअल मोड है वो हुआ। तो देखें ये कितने देशों का समूह है, 4 देशों का नया समूह है। तो U2 इंडियन, इजराइल, USA, UAE, ये 4 देशों का ये समूह है, इसको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। का पहला जो शिखर वर्चुअल सम्मेलन है वो 24 जुलाई 2022 को संपन्न हुआ है। भारत की ओर से प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी जी थे। अमेरिका की साइड से जो राष्ट्रपति थे वो जो बाइडेन थे। इजराइल की ओर से प्रधानमंत्री एयर लिपिड थे। और संयुक्त राष्ट्र अमीरात की तरफ से कौन से, शेख मोहम्मद बिन थे। तो इनके प्रधानमंत्री के नाम याद रखो और इस सम्मेलन को करो, क्योंकि इसका पहला वर्चुअल हुआ था और 4 इसमें ही समूह होते हैं देशों के, इन सब की पिक दी जा रही है। और बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बताया गया है इसमें काफ़ी डिटेल में चर्चा। इस न्यूज़ में मानवीय सहायता के तहत अफगानिस्तान को भारत से चिकित्सा दवाइयों की 7वीं खेप आपूर्ति दी गई। तो यहाँ पर भारत के द्वारा मदद की जा रही है। इसकी पीछे में WHO ने जो है ना तारीफ भी की थी भारत में। ठीक है, तो इसमें इतना कुछ है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना से अलग होने का रूस का इरादा। तो रूस क्या सोच रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन के लिए परियोजना है उससे रूस अलग होने की बात कर रहा है इस न्यूज़ में। तो देखने के लिए थैंक यू। ये पार्ट 3 था। आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा, यकीन मानिएगा इसकी PDF फुल दी जाएगी। और साथ में मैंने जैसा बोला था कि समाज की सक्सेस मिरर, प्रतियोगिता दर्पण और इसी की एक और आती है, तो उसको भी हम लोग सामान्य ज्ञान दर्पण, उसको भी हम लोग कवर करेंगे अलग अलग टाइम पे। ठीक है, आप सपोर्ट कीजिएगा बस। थैंक यू देखने का।